Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to study acquired immunodeficiency syndrome, also known as AIDS. So, what is AIDS? AIDS के नाम में ही लिखा है कि AIDS होता क्या है. अगर हम इसके नाम को अच्छे से देखें, तो इसमें लिखा है कि it is an acquired disease. एक्वायर्ड मतलब क्या होता है कि एक ऐसी बीमारी है जिसको हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम. मतलब अपनी ज़िंदगी के दौरान हम इस डिज़ीज़ को एक्वायर करते हैं. ये बचपन से नहीं प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग में. इसको हम लोग एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम. इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब क्या होता है कि इम्यूनिटी का डिफिशियंसी हो रहा है इसमें. मतलब यहाँ पे डिक्रीज़ होने वाली है हमारी क्या इम्यूनिटी. यहाँ पे हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज़ होने वाली है. ठीक है. और क्या है, ये एक सिंड्रोम है. व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम मतलब क्या होता है? सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. सिंड्रोम मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, जिसमें कि हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ह्यूमन बीइंग में देखने के लिए मिलते हैं, जिसको एड्स हो जाता है. ओके. सबसे पहले एड्स रिपोर्ट हुआ था 1981 में. और ये जो है 25 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल को ऑल अराउंड द वर्ल्ड किल कर चुका है. ठीक है. हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एड्स. इतनी बड़ी बीमारी है ये, तो इस बीमारी का कॉज क्या है? अगर हम कॉज की बात करें, तो इसको कॉज कराता है एक वायरस जिसका नाम क्या है? HIV. HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. एक ऐसा वायरस है जो कि इम्यूनिटी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. इसके नाम से ही पता चल रहा है. ठीक है. HIV इज़ अ रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस क्या होते हैं? रेट्रोवायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. इस एंजाइम की खास प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है वो RNA को DNA में कन्वर्ट करने का काम करता है. इसको कन्वर्ट करता है RNA को DNA में. नॉर्मली क्या होता है बॉडी में कि DNA से RNA में कन्वर्ट होता है और RNA प्रोटीन बनाता है. लेकिन ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि RNA को DNA में कन्वर्ट कर रहा है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट है? रेट्रोवायरस के अंदर प्रेजेंट है. और HIV इज़ ऑल्सो अ रेट्रोवायरस. ये ग्रुप ऑफ वायरसेस में बहुत से वायरस आते हैं. HIV भी इसका एक एग्जाम्पल है. HIV के पास क्या होता है कि HIV के पास एक एनवेलप होता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ एन HIV. HIV के को कवर करने के लिए इसकी बॉडी को एक एनवलप प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. कैसा RNA होता है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. ठीक है. इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. अगर हम बात करें इसके ट्रांसमिशन का, कि ये बीमारी कैसे ट्रांसमिट करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो पहला मेथड जो है वो है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू. मतलब कि अगर कोई एक पर्सन है, वो सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहा है किसी और पर्सन से. फॉर एग्जाम्पल दिस इज पर्सन A एंड इट इज़ कमिंग इन कांटेक्ट विद सेक्सुअल कांटेक्ट विद पर्सन B. और ये B जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन है. मतलब इसको HIV एड्स हुआ है. ठीक है. तो अगर ये पर्सन इसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है, तो A को भी होने के चांसेस हैं HIV. ठीक है. तो ऐसे ही ट्रांसमिट कर सकता है HIV. और कौन से मेथड्स हैं? बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स. मतलब कंटामिनेटेड ब्लड मतलब ब्लड है हमारा. तो ब्लड अगर HIV इन्फेक्टेड है, मतलब ये ब्लड जो है किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट से लिया गया है, और इस ब्लड को मैं किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ा दूँ, तो हेल्दी पर्सन को भी क्या है? HIV होने के चांसेस हैं. ठीक है. और क्या है? बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स. जो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने वेन्स के अंदर ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं थ्रू सिरिंजेस. ठीक है. और निडल्स. तो अगर दो फ्रेंड्स हैं, सपोज दो फ्रेंड्स हैं, एक जो है HIV इन्फेक्टेड है. ठीक है. उसने क्या किया? निडल के थ्रू ड्रग्स को अपने वेन्स में इंजेक्ट किया. वेन्स में जब ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है सिरिंज के थ्रू, थोड़ा सा ब्लड जो होता है वो इंजेक्शन में भी आ जाता है. उसी इंजेक्शन के थ्रू इसने भी ड्रग्स लिया और उसने अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया पर्सन B ने, उसके दोस्त ने. तो इसको भी HIV होने के चांसेस क्या है? हो जाएंगे. ठीक है. और क्या मेथड है? फ्रॉम इंजेक्ट इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड. मतलब इन्फेक्टेड मदर है कोई, उससे उसके बच्चे को भी होने के चांसेस है. क्यों? क्योंकि इन्फेक्टेड मदर जो है उसका ब्लड
जो है वो किस में जा रहा होता है, उसके फीटस में जा रहा होता है, डेवलपिंग फीटस में, और बैरियर दोनों के बीच में एक प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा। तो ये वायरस जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुंच सकता है, जिसके वजह से उस बेबी को भी क्या करा सकता है, ये HIV एड्स करा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो रिस्क फैक्टर सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि रिस्क फैक्टर होता क्या है। तो रिस्क फैक्टर बेसिकली ये होता है, किसी भी डिजीज़ का अगर हम बात करें कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स मतलब ऐसे कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिसमें इसके होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं, है ना। मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल्स को ये डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, तो कौन कौन सी कंडीशन है, तो इंडिविजुअल्स हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर। ठीक है, अभी तक जो हमने इसके ट्रांसमिशंस पढ़े थे उसी के बेसिस पे रिस्क फैक्टर डिसाइड करते हैं हम। तो पहला क्या था कि सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो अगर एक कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है मल्टीपल सेक्स से, उसके कितने पार्टनर्स हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर से, तो हो सकता है कोई एक सेक्सुअल पार्टनर जो है उसको HIV एड्स हुआ हो, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी होने के चांसेस हैं। और कैसे हो सकता है, ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली। तो वही बात है कि अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जो कि क्या है इंट्रावेनसली ड्रग्स लेते हैं, तो हो सकता है कि किसी एक पर्सन को अगर HIV एड्स हुआ है तो उसके ब्लड के थ्रू ये नीडल्स ने चेक किया ड्रग अपने वेन्स के अंदर, तो इसको भी होने के चांसेस हैं। ठीक, और इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसा इंडिविजुअल जिसको रिपीटेड ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है, मतलब बार बार उसको ब्लड की बोतल चढ़ती है, ऐसी कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें बार बार जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर पेशेंट को। ठीक है, तो उस केस में ये हो सकता है कि कुछ मतलब हैंडलिंग में दिक्कत हो गया, या फिर कोई जांच नहीं हुई ब्लड की, बिना जांच के ब्लड चढ़ा दिया गया किसी पर्सन को, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो ब्लड HIV इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से उस पर्सन को भी क्या है, HIV हो सकता है। ठीक है, चिल्ड्रंस बॉर्न टू एन इन्फेक्टेड HIV मदर, HIV इन्फेक्टेड मदर थी कोई, उसके बच्चा अगर हो रहा है तो हो सकता है प्लेसेंटा को क्रॉस करके HIV जा सकता है, फीटस को इन्फेक्ट कर सकता है, इसकी वजह से उस बेबी में भी इसके होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा। तो ऐसा चिल्ड्रन जो बॉर्न होगा उसमें इसके होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा, HIV एड्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे उसमें। ओके, अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि HIV एड्स जो है वो मियर टच की वजह से सिर्फ नहीं स्प्रेड होता है, या फिर फिजिकल कांटेक्ट की वजह से नहीं होता है। लाइक हैंड शेकिंग कर रहे हैं हम किसी अपने दोस्त से, हैंड शेकिंग कर रहे हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है HIV एड्स हो गया है, उसके साथ हम हैंड शेकिंग कर रहे हैं, या फिर हगिंग कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, HIV एड्स नहीं फैलता है। सो ये हैंड शेकिंग एंड हगिंग की वजह से नहीं फैलता है। इट कैन ओनली स्प्रेड बाय बॉडी फ्लूइड्स, ये बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा ही स्प्रेड करता है, लाइक ब्लड, ब्लड के थ्रू ये स्प्रेड कर सकता है ना। तो ब्लड इन्फेक्टेड पर्सन का अगर किसी हेल्दी पर्सन में जाएगा तो उसकी वजह से क्या है, उसको HIV एड्स होने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं कि लेटेंट पीरियड, ये लेटेंट पीरियड होता क्या है। तो लेटेंट पीरियड को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, इसको HIV वायरस ने इन्फेक्ट किया, HIV वायरस ने इन्फेक्ट किया ऑन डे 1, 1 तारीख को किया, और 10 दिन बाद 10वें दिन इसके अंदर जो है HIV के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, उसी दिन नहीं देखने के लिए मिला है, 10 दिन बाद सिम्टम्स अपीयर हुए। तो ये जो ड्यूरेशन है, इन्फेक्शन जब हुआ इसको वायरस का, और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स जब हुआ, इन बीच का जो ड्यूरेशन है उसी को लेटेंट पीरियड बोला जाता है। सो व्हाट इज लेटेंट पीरियड, लेटेंट पीरियड इज द ड्यूरेशन बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स। इन केस ऑफ HIV एड्स इट कैन वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ से लेकर मैनी ईयर्स तक। मतलब HIV में क्या हो सकता है कि अगर आज इन्फेक्शन हुआ है तो हो सकता है कि कुछ महीनों बाद सिम्टम्स देखने के लिए मिले पर्सन को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज अगर इन्फेक्शन हुआ है तो बहुत साल बाद, मैनी ईयर्स बाद जो है सिम्टम्स अपीयर हो। ठीक है, और वो कितने साल तक हो सकता है, वो 5 से लेकर 10 साल तक वेरी कर सकता है। 5 साल बाद भी सिम्टम्स आ सकते हैं, 10 साल बाद भी सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब ये वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है और कैसे कैसे डिजीज कॉज कराता है। सो HIV सबसे पहले हम लोग की बॉडी में जब आता है तो वो सबसे पहले मैक्रोफाज को इन्फेक्ट करने का काम करता है। वो मैक्रोफाज सेल के अंदर एंट्री लेता है, और एंटर करने के बाद
अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर देता है उसके साइटोप्लाज्म में। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि इस आरएनए वायरस के पास पहले से ही प्रेजेंट होता है। एक ऐसा वायरस है जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या था कि वो आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है? डीएनए में। सो ये क्या करता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो इसके पास प्रेजेंट था, वो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो न्यूक्लियस ऑफ मैक्रोफाज के अंदर एंटर करता है। मैक्रोफाज के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने के बाद ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो इंटीग्रेट होता है किसके साथ? मैक्रोफाज के डीएनए के साथ। और ये जो इंटीग्रेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम होता है जिसका नाम है इंटीग्रेस। ये एंजाइम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए मैंने बता दिया कि ये इंटीग्रेशन जो हो रहा है किसका? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ वायरस विद द होस्ट डीएनए। होस्ट यहाँ पे कौन है? मैक्रोफाज। ठीक है, तो ये होता है किसके हेल्प से? एक एंजाइम के हेल्प से जिसका नाम क्या है? इंटीग्रेज। ठीक है, अब ये इंटीग्रेटेड डीएनए जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होने की वजह से वायरल आरएनए का फॉर्मेशन होता है एंड एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। एमआरएनए का फॉर्मेशन होने के बाद एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन होते ही वायरल प्रोटीन्स बनते हैं। अब ये वायरल प्रोटीन्स और वायरल आरएनए दोनों मिलकर न्यू वायरस पार्टिकल्स बना देते हैं, और ये न्यू वायरस पार्टिकल्स जो है मैक्रोफाज से रिलीज हो जाते हैं, न्यू वायरस पार्टिकल्स। ठीक, सो ऐसे जो है वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले एचआईवी वायरस मैक्रोफाज में एंटर किया, मैक्रोफाज सेल के अंदर एंट्री किया। उसके बाद जो है उसने रिलीज़ किया अपना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ये डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड एंटर करता है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ मैक्रोफाज। मैक्रोफाज के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने के बाद ये जो है इंटीग्रेट हो जाता है विद द होस्ट डीएनए, मतलब मैक्रोफाज के डीएनए के साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है। और ये किसके हेल्प के थ्रू होता है? ये होता है इंटीग्रेज एंजाइम की वजह से। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद उसके बाद क्या होता है कि इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होने की वजह से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो दो तरह के आरएनए फॉर्म होते हैं, एक वायरल आरएनए और एक होता है एमआरएनए। एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है और वायरल प्रोटीन्स बनते हैं, और ये वायरल प्रोटीन्स और वायरल आरएनए मिलकर न्यू वायरस पार्टिकल फॉर्म करते हैं, और न्यू वायरस पार्टिकल जो है माइक्रोफाज से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि एक तरफ से क्या हो रहा था कि सेल के अंदर एचआईवी वायरस एंटर कर रहा था, और दूसरी तरफ से न्यू वायरस पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे थे बहुत सारे। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा लग रहा है कि कोई मशीन है जिसके अंदर एक तरफ से एक पर्टिकुलर सामान डाला जा रहा है और दूसरे तरफ से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है बेसिकली एक फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री में क्या करते हैं हम? एक तरफ से रॉ मटेरियल्स हम लोग डालते हैं और दूसरी तरफ से फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्रोफाज भी जो है एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, जिसमें क्या होता है एचआईवी वायरस जो है मल्टीप्लाई करते हैं और डिवीजन होता है और बहुत सारे न्यू वायरस पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से मैक्रोफाज को एचआईवी फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। ठीक, उसके बाद वायरस जो है उसने मैक्रोफाज को इन्फेक्ट किया। जब वो मैक्रोफाज को इन्फेक्ट करता है तो उसके साथ साथ टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को भी इन्फेक्ट करने का काम करता है। और जैसा जैसा मैक्रोफाज के अंदर हुआ वैसा वैसा टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स के अंदर भी होता है, और ये डिवाइड करते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो एचआईवी वायरस जो होते हैं जिस भी सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं लाइक मैक्रोफाज एंड टी हेल्पर्स को, तो ये सेल जो है तब तक ही जिंदा रहते हैं जब तक उसके अंदर ये सेल जो है ये वायरस मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर रिलीज हो रहे हैं। जैसे ही इसके अंदर इनका मल्टीप्लिकेशन रुक गया और ये रिलीज नहीं हो रहे हैं, न्यू वायरस पार्टिकल फॉर्म वो पर्टिकुलर सेल नहीं कर रहा है, तो वो सेल जो है वो डेड कर जाता है, वो सेल जो है मर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स का नंबर डिक्रीज कर जाता है, और टी हेल्पर सेल्स का काम क्या होता है? उसका बेसिकली काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो पर्सन की इम्यूनिटी जो होती है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुके हैं। टी हेल्पर सेल्स अगर डिक्रीज हो गए हैं तो इम्यूनिटी पर्सन की वीक हो गई है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है कि बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक है ये। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब ये इन्फेक्शन होगा, अपने आप से नहीं होगा। मतलब नॉर्मली ये इन्फेक्शन पर्सन को नहीं होते हैं अगर इम्यूनिटी उसका नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ कर जाती है बहुत, उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
क्योंकि इस केस में पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है, तो इन्फेक्शंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो उन्हीं इन्फेक्शंस को बोलते हैं हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। तो वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, फंगस की वजह से हो सकता है, वायरल की वजह से होता है, या फिर किसी पैरासाइट की वजह से हो सकता है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो कि देखने के लिए मिलता है HIV इन्फेक्टेड पीपल में, वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा किए जाने वाला बीमारी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है, एड्स के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है। फंगल इन्फेक्शन भी देखने के लिए मिलता है। कौन सा फंगल इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है, कैंडिडा की वजह से होता है ये। और क्या होता है, ओरल कैंडिडियासिस, या फिर इसको ओरल थ्रश के नाम से भी जाना जाता है। कुछ वायरल इन्फेक्शन भी देखने के लिए मिलता है, और पैरासिटिक इन्फेक्शन भी देखने के लिए मिलता है, जो कि कौन कॉज कराता है, टॉक्सोप्लाज्मा। ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग क्या यूज़ करते हैं HIV के लिए या फिर एड्स के लिए, क्या यूज़ करते हैं हम, एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके। सो ट्रीटमेंट हम लोग क्या यूज़ करते हैं एड्स पेशेंट में, हम क्या देते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। क्या देते हैं हम, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं। और ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो है वो बीमारी को सही नहीं करती हैं। इसका काम बेसिकली क्या होता है कि इट कैन ओनली प्रोलोंग द लाइफ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के लाइफ को प्रोलोंग कर सकता है ये, जीवन को बढ़ा सकता है ये, उम्र बढ़ा सकता है आदमी की जिंदा रहने का, बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ। लेकिन डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकता है, विच इज़ इनएविटेबल, जो कि क्या है, निश्चित है। डेथ नहीं, ये डेथ को नहीं रोक सकता है, ये बेसिकली आदमी की लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकता है। ओके। अब हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ एड्स कैसे कर सकते हैं हम। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि प्रिवेंशन ऑफ एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लाइक नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड अदर NGOs आर ऑल्सो देयर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम क्या है, बेसिकली एजुकेट करते हैं पीपल को अबाउट एड्स। A number of programs has started by WHO to prevent spread of HIV infection, ensuring use of disposable needles and syringes in public and private hospital। मतलब कुछ WHO के द्वारा भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को, HIV के, एंड इंश्योर करता है कि हम डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस यूज़ करें पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में। ठीक है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स कराते हैं ये, कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़ को कंट्रोल करते हैं, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स हो ऐसा ये एडवोकेट करते हैं, प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन। मतलब ससेप्टेबल पॉपुलेशंस में ये रेगुलर चेकअप ऑफ HIV कराते हैं। सो दिस इज ऑल वी हैव टू नो अबाउट द HIV एड्स। सो नाउ लेट्स सॉल्व सम MCQ। विच सेल्स आर प्राइमली टारगेटेड बाय HIV इन ह्यूमन बॉडी। सो कौन से सेल टारगेट करता है HIV हम लोग की बॉडी में, क्या बी लिम्फोसाइट को टारगेट करता है, क्या हेल्पर T लिम्फोसाइट को टारगेट करता है, या फिर रेड ब्लड सेल को टारगेट करता है, या फिर प्लेटलेट को टारगेट करता है। तो किसको टारगेट करता है ये, T हेल्पर सेल को टारगेट करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या ये एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, या ऑटो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है, या एक्यूट इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग DNA फ्रॉम RNA जीनोम ऑफ वायरस। HIV वायरस जो था उसका RNA को DNA में कौन कन्वर्ट कर रहा था, उसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट था जिसका नाम क्या था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद एड्स। मतलब कौन सा ऐसा कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो कि एड्स पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। तो हमने पढ़ा था अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि नॉर्मली पेशेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन जब उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है तब वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कौन कौन सा था इन्फेक्शन जो कि मोस्ट कॉमन था, ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन था ट्यूबरकुलोसिस। So the next question is, which diagnostic test is used for the early detection of HIV। कौन सा diagnostic test यूज़ करते थे आप, एलाइजा। विच ग्रुप ऑफ वायरसेस does HIV बिलोंग टू, कौन से ग्रुप से बिलोंग करने का काम करता है HIV वायरस, रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, हर्पीस वायरस, या फिर पॉक्स वायरस। तो इट वाज रेट्रोवायरस। क्यों बोलते थे इसे रेट्रोवायरस, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम था जिसका नाम क्या था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कराता था, ये RNA को DNA में कन्वर्ट कराता था।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एड्स। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एड्स? एड्स में इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, या इम्यूनो डिफिशियंसी होती है, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी। तो एड्स में क्या होता है पर्सन को इम्यूनो डिफिशियंसी, उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। So this is all we have about AIDS. At last, I would like to say you thanks for watching the video, and please like the video, subscribe the channel, and please comment your queries and suggestions in the comment section. Thank you so much.